नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप और साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर लगाम लगाने की तैयारी भारत सरकार लगातार कर रही है। दिल्ली में लगातार हलचल तेज है और पाकिस्तान पर एक के बाद एक एक्शन भी हो रहे हैं। पाकिस्तानियों को जहां वापस भेजने का सिलसिला भी लगातार जारी है, तो वहीं सिंधु जल समझौता भी भारत ने सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात पर भी बैन लगा दिया है। लेकिन बावजूद इसके पाक की नापाक करतूत सीमा पर अभी भी जारी है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। आपकी आवाज में दीजिए पाकिस्तानियों के करतूतों पर अपनी राय। शुरुआत करते हैं उन राजनीतिक रिएक्शन से जो पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात बंद करने के साथ बाद आए हैं। कदम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। एक देश जो लगातार आतंकी हमले करवा रहा है और भारत के खिलाफ पूरे विश्व में विष उगल रहा है, उस देश के साथ व्यापारिक संबंध हम क्यों बना करके रखें। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पहले ही देश भर के व्यापारियों से आग्रह किया था कि ना पाकिस्तान को कुछ निर्यात करेंगे और न पाकिस्तान से आयात करेंगे। और अब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी आयात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान बहुत सारी चीजों के लिए भारत पर निर्भर रहता है और हमारा और उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, उनका इंपोर्ट बहुत कम है। इसलिए निश्चित रूप से इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूटेगी। जिस तरह की पहलगाम की घटना हुई है और हमारे निर्दोष पर्यटकों की हत्या उनके बच्चों और उनकी पत्नियों के सामने हुआ, इस आतंकवाद की घटनाओं में स्पष्ट हो गया है कि आईएसआई और सीमा पार के उस पाकिस्तान की आर्मी आसिफ मुनीर के जो उनके सेना अध्यक्ष हैं उनके उकसाए पे और उन लोगों के स्पॉन्सर्ड किलिंग्स हुई हैं और इस पे निश्चित तौर से उन पीड़ित परिवार के और पूरा देश जो आक्रोशित है उनके आंसुओं का हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने स्वयं इस बात को कहा है कि हम पहलगाम के उन आतंकवादियों को और उनके जो आका हैं या उनके संरक्षण देने वाले लोगों को ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना भी नहीं होगी। और इसका संदेश पूरे विश्व में गया। पूरा विश्व हमारे इस आतंकवाद की घटना में हमारे साथ खड़ा है और सभी प्रधानमंत्री मोदी के उस आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस पे विश्व का समर्थन है। तो उस संबंध में सरकार ने कार्रवाइयाँ की हैं, चाहे अपना एयर स्पेस हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे अपने तटरक्षक पे उनकी शिप्स आने की बात हो, सभी को रोकने का फैसला लिया है। पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर प्रतिबंध मोदी सरकार का कूटनीतिक हमला है और स्वागत योग्य है। जो आतंक फैलाएगा वो भारत के बाजार में जहां नहीं पाएगा। ये निर्णय केवल व्यापारी के नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ एक कूटनीतिक हमला है। भारत अब जवाब नहीं, कार्रवाई भी करता है। बयानों तक नहीं, जमीन पर कार्रवाई हो रही है। ये स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक पाकिस्तान के आगे नरम रुख अपनाया। बड़ी से बड़ी घटना पर क्रिकेट मैच बंद किया, पर यह नरेंद्र मोदी का शासन है। आतंक के मददगारों से ना तो व्यापार होगा ना व्यवहार होगा। मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि भारत की भूमि पर खून बहाने वालों को 1 इंच भी राहत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी।
तो पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात बंद करने के बाद जो रिएक्शन सामने आए नेताओं के, वो हमने आपको सुनाए। अब आपको हम कुछ सवाल दिखाते हैं जो इस पूरे मुद्दे पर सूर्या समाचार उठा रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको ये सवाल दिखा रहे हैं। पहला सवाल ये कि आयात निर्यात को बंद करने से क्या टूटेगी पाकिस्तान की कमर? ये बहुत बड़ा सवाल है जो सूर्या समाचार उठा रहा है। अगला सवाल कि बार बार सीज फायर तोड़ रहा पाकिस्तान आखिर क्या चाहता है ये आतंकिस्तान, क्योंकि लगातार इसकी तरफ से उल्लंघन हो रहा है। आतंक से कब तौबा करेगा पाकिस्तान? लगातार सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा जा रहा है और आखिर आतंकिस्तान पर क्या होना चाहिए एक्शन? आखिर एक्शन ऐसा क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान सबक सीखे? पाकिस्तान की गीदड़ भभकी जारी है अभी भी, और कब आएगी अक्ल? आखिर पाकिस्तान को अक्ल कब आएगी? आयात निर्यात बंद कर दिया, तमाम बड़े एक्शन लिए, सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया, लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं है। तो इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करने वाले हैं और तमाम दर्शक हमें अपनी राय भी देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। निरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही है, धन्यवाद आपका। निरंजन जी, देखिए, शुरुआती सवाल आपसे यही लूंगी कि आखिर पाकिस्तान को अक्ल कब आएगी? जो कमर तोड़ी गई है आयात निर्यात बंद करके हो, चाहे जो तमाम बड़े बड़े फैसले लिए गए सीसीएस की बैठक के बाद भी, आखिर कब अक्ल आएगी? इतना तो काफी नहीं है हालांकि। देखिए ज्योति, मेरा ये मानना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और जिस तरीके से जो डिप्लोमेसी चल रही है, चाहे उसके अंदर आप जल ट्रीटी की बात करें, चाहे उसके अंदर आप व्यापार समझौता रद्द करने की बात करें, चाहे दूतावास के अंदर अपने सदस्य घटाने की बात करें, ये जो जितनी भी ये जो चीजें हैं, ये उन देशों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं जो देश अपने, जिन देशों की आंखों में शर्म होती है, यानी कि जिन देशों को अपने भविष्य की चिंता होती है, जिनको अपने विकास की चिंता होती है, लेकिन जिसके दिमाग में केवल और केवल विनाश बैठा हुआ हो, जिसके दिमाग के अंदर केवल और केवल धर्मांधता फैली हुई हो, उनको मेरे हिसाब से इन चीजों की, उनको तो एक ही भाषा समझ में आ सकती है, और वो भाषा है तोप तमंचे और गोले और बारूद की। और अगर उसके अंदर, अगर मान लीजिए उसको ढंग से एक बार उसको पिटाई की लगाई जाए, एक बार उसको ढंग से एक बार उसकी सुताई हो, तो मेरे हिसाब से कम 20-30 साल वो शांति से बैठेगा। उसके बाद में, क्योंकि इस तरीके के जो पाकिस्तानी मानसिकता जो लोग हैं, ऐसे लोगों की रह के सर्विसिंग आवश्यक होती है। जिस तरीके से आप और हम गाड़ी घोड़ा ये सब कुछ चलाते हैं, और हम उसका 1-2 साल के अंदर एक बार सर्विस, 2-4-6 महीने से उसकी सर्विस करवाते हैं, तो वो ठीक चलता रहता है। उसी तरीके से जो पाकिस्तान जैसे जो मुल्क जो आतंकवादी एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे देशों की सर्विसिंग बहुत आवश्यक है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से 2017 के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई हुई, 2019 के अंदर एयर स्ट्राइक हुई, इसी तरीके से हर 2-3 साल ये बदमाशी करें या ना करें, लेकिन इनकी एक बार पिटाई लगानी जरूरी है, ताकि इनकी बुद्धि इनके दिमाग के अंदर सेंटर में रहे। क्योंकि ये इनकी जो प्रकृति है वो एक गधे से मिलती हुई है, और गधे और घोड़े में क्या फर्क है? गधे के शरीर में जब तक दर्द रहता है तब तक वो सही चलता रहता है। जैसे उसके शरीर से दर्द मिटता है ना, वो अपनी लाइन बदलता है, वो इधर उधर मुंह मारे बिना नहीं रहता। तो वही पाकिस्तान की हालत है। तो ऐसे लोगों को मेरा ये मानना है कि ये जो जिस तरीके की डिप्लोमेसी की जा रही है, ये पर्याप्त नहीं है। रही बात इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो आप एक बात बताइए, कुछ लाख डॉलर का हमारा वहां से इंपोर्ट है, इसके ऊपर पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ जाएगा? बल्कि एक्सपोर्ट हमारा, यानी कि भारत का माल पाकिस्तान के अंदर ज्यादा जा रहा है। तो इससे पाकिस्तान को कहां समझ में आने वाली है? अगर आपको पाकिस्तान को समझाना है, तो सबसे पहले जो पाकिस्तान का आका है चाइना, आज की तारीख में जो उसका नया आका है चाइना, तो सबसे पहले चाइना को समझाना पड़ेगा। और चाइना को समझाने का एक ही मतलब है, जिस तरीके से व्यापारी को समझाने के लिए उसके व्यापार पे लात मारेंगे तो उसकी बुद्धि पे लात पड़ेगी। तो उसी तरीके से चाइना एक व्यापारिक देश है, अगर आप इंपोर्ट बंद करेंगे, उसके इंपोर्ट पे कहीं ना कहीं आप सख्ती करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में आएगी। आज जब हम कोई भी चाइनीज सामान खरीदते हैं, तो आप ये मान के चलिए हम अपने मौत का सामान खरीदने में 1 रुपया और योगदान कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे जो लगता है, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर अगर आपको कोई सख्ती करनी है, सरकार को कोई सख्ती करनी है, तो सबसे पहले चाइना को घेर के लाइए,
ताकि चाइना जैसे देश जब पाकिस्तान की सरपरस्ती से अपना हाथ उठाएंगे तो पाकिस्तान की बुद्धि हो सकता है ठीक हो जाए, अन्यथा ऐसे देशों की बुद्धि केवल पिटाई लगाने से ठीक हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही कि अगर असल तौर पर पाकिस्तान को सजा देनी है तो एक और महत्वपूर्ण कदम यह भी हो सकता है कि चाइना की तरफ से जो आयात निर्यात हो रहा है उस पर अगर रोक लगाई जाए तो एक और बड़ा झटका ये पाकिस्तान के लिए भी होगा। एक और सवाल महत्वपूर्ण आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आयात निर्यात को लेकर जो फैसला लिया वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन दशकों तक भारत ने जो है एक नरमी बरती हमेशा पाकिस्तान के लिए कि चलिए कोई बात नहीं, अगर छोटा मोटा हमला हुआ इधर से तो उधर से भी कर दिया, बराबर बात हो गई। लेकिन इस बार जो कड़े फैसले लेने की बात प्रधानमंत्री के द्वारा भी कही गई, चाहे रक्षा मंत्री के द्वारा भी कही गई, क्या ये कहा जा सकता है कि ये इलाज जो अब करने की कोशिश कर रही है सरकार या जिसके इंतजामात हो रही है पहले ही हो जाना चाहिए था? निश्चित रूप से देखिए ज्योति, आपको ये चीज समझनी चाहिए, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की पिटाई तो कई बार लगाई, लेकिन पिटाई करने के बाद में उसको पुचकार भी दिया और कहीं ना कहीं उसको मरहम भी लगाया। आप चाहे उसके अंदर आप 62 का युद्ध देख लीजिए, चाहे आप उसके अंदर 71 का युद्ध देख लीजिए, चाहे कारगिल युद्ध देख लीजिए, जिस तरीके से जो हम क्या करें, हम भारतीय, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमें ऐसे दिए जा रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, दया भावना, जिसको कहते हैं क्षमा ही सबसे बड़ा परमो धर्म है, उसके अलावा जिसको कहते हैं कि विश्व शांति, और इस प्रकार के जो हमारे संस्कार है, ये कहीं ना कहीं जो दुष्ट और राक्षसी और जो पाश्विक प्रकृति के जो लोग हैं, यानी कि पशुव्रत जो लोग हैं, जिनकी बुद्धि केवल मारो काटो, केवल खून बहाओ, ऐसे लोगों की बुद्धि है, उनको ये चीजें समझ में नहीं आती। हम एक चीज नहीं समझते, और वो ये है कि जिस तरीके से हमारी दो धाराएं रही हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की और दूसरी भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन हमने क्या किया, अपने निजी जीवन के आचरण में तो हमने उसको उतार दिया भगवान श्री कृष्ण को, और राजनीतिक रूप से हमने जो था धारा पकड़ी वो पकड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, यानी क्षमाशीलता, शांति, सद्भाव, उपदेश, प्रवचन, ये सारी चीजें। आपको ये चीज समझनी चाहिए, सर 1971 के अंदर भारत ने 95,000 फौजी इनके सरेंडर करवाए, और उसके बाद में भी पाकिस्तान को कहीं पे भी ला करके किसी प्लेटफॉर्म पे इनको इनसे कुछ लिया नहीं गया, यानी कि अनकंडीशनल इनके सैनिकों को वापस छोड़ दिया गया। इसी तरीके से आप देखेंगे सन 1962 के जो युद्ध था, और वो नरमी जो है यहां तक ले आई भारत को कि आज पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो गई कि 26 लोगों को हमारे मार गिराया। मैं आपके पास लौटूंगी निरंजन जी, क्योंकि हमारे दर्शक भी लगातार अपनी राय इस प्रोग्राम के जरिए देते हैं। तो एक और पहले दर्शक हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अभिषेक जुड़ गए हैं अयोध्या से। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका, आपकी आवाज में। आपकी राय क्या है? एक तरफ पाकिस्तान की तरफ कड़े फैसले तो लिए भारत सरकार ने, लेकिन पाकिस्तान की अकल फिर भी ठिकाने नहीं आ रही, बार बार सीज फायर वो तोड़ रहा है। देखिए मैडम, ये जो आयात निर्यात बंद हुआ, ये पाकिस्तान के लिए एक करारी चोट है। ऐसे जैसे ना होता है कि क्या कहते हैं कि जैसे सांप के बिल में हम जब जाते हैं सांप को मारने के लिए, तो एक हाथ में डंडा होना चाहिए, एक हाथ में बीन होना चाहिए। तो बीन का काम यही किया जा रहा है, जो आयात निर्यात बंद कर दिए गए, जो आर्थिक स्थिति से इसको कमजोर किया जा रहा है, ये बीन बजाना हुआ है। डंडा मारने का काम तब होगा जब युद्ध होगा। इससे जो हुआ है ना, पाकिस्तान आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर होगा, और आने वाले समय भूखा रहेगा और मर जाएगा। इस बहुत सारे इसके जो हैं। चलिए ठीक है अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका अपनी महत्वपूर्ण राय हमारे साथ साझा करने के लिए। एक और दर्शक साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मंडी से नागेंद्र जुड़ गए हैं। नागेंद्र जी, बहुत आपका स्वागत है आपकी आवाज में। क्या है आपकी राय, जो ये आतंकिस्तान लगातार इतने सबक सिखाने के बाद भी बार बार सीज फायर तोड़ रहा है? क्या लगता है आपको, क्या इसका आखिरी इलाज हो सकता है? सीज फायर का तो लगातार ठीक जवाब दे रही है भारतीय सेना, लेकिन जो चाहे वो अकाउंट बंद किए इंस्टाग्राम के, चाहे दूसरे जो इनके जितने भी वीवीआईपी जो बनते थे, या एयर स्पेस बंद किया, इसकी सबकी मार देखने को मिल रही है। जैसे इनके सेंसेक्स में जो है वो भारी गिरावट जो है वो देखी गई है। लेकिन मैडम जी, जो सबसे बड़ा जो इनके ऊपर जो हमला हुआ है वो है सिंधु जल समझौता और शिमला समझौता, तो इन्होंने खुद ही तोड़ा है। इन समझौतों के ऊपर दीर्घकालिक अल्पकालिक तुरंत इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी ये बात कही है कि विपक्ष पूरी तरह से साथ है, तो भाजपा जो है वो क्यों वक्त गवाती है, तुरंत इनको निशाना बनाया जाए, और इसके ऊपर जो है वो सिंधु जल समझौते के ऊपर अगर कार्रवाई की जाए, और जितना हमारे
बिल्कुल ठीक है नागेंद्र जी, आपकी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जो भी राय आपने साझा की बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए एक और दर्शक हमारी जुड़ गई है, अनुप्रिया हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई है। अनुप्रिया, बहुत स्वागत है आपका आपकी आवाज में। क्या लगता है आपको इस आतंकिस्तान के ऊपर आखिरी प्रहार, अंतिम प्रहार क्या हो सकता है भारत सरकार का? अब तो मोदी सरकार को कोई बड़ी स्ट्राइक कर देनी चाहिए। 2 हफ्ते हो गए उस आतंकी हमले को और अभी तक ना, मतलब जैसे पहले पुलवामा के टाइम पे किया था, उरी के टाइम पे किया था, 2 हफ्ते हो गए। इस बार पता नहीं क्या चल रहा है। हालांकि बैठकें लगातार हो रही हैं, हम न्यूज में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी खबरें आ रही हैं कि अब होगा एक्शन, अब होगा एक्शन। पता नहीं मैडम कब होगा एक्शन। और यहाँ पाकिस्तान को देखिए 10वीं 11वीं बार आज उसने सीज फायर का उल्लंघन किया है। सीमा पर भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब तो दे रही है, लेकिन आतंकिस्तान ऐसे मानने वाला नहीं है बिल्कुल भी। इस पर ना कड़ा एक्शन जरूरी है और मोदी जी को तुरंत निर्देश मतलब दे देना चाहिए सेना को कि बस कर दीजिए इसका काम तमाम, ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अनुप्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, आपकी महत्वपूर्ण राय आपने साझा की। तो देखिए दर्शकों को भी यही लगता है कि अब बहुत हुआ इंतजार, अंतिम प्रहार अब आतंकिस्तान के ऊपर होना ही चाहिए। और हम भी लगातार हर एक पल का अपडेट अपने दर्शकों को पहुंचाते हैं कि आखिर सरकार लगातार क्या क्या कड़े कदम पाकिस्तान की तरफ ले रही है। और हमारे साथ लगातार गेस्ट बने हुए हैं, निरंजन जी हमारे साथ बने हुए हैं। निरंजन जी देखिए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, लोगों में गुस्सा तो है ही क्योंकि 2 हफ्ते का समय हो गया, सीज फायर का भी उल्लंघन हो रहा है, वहां पर मुंह तोड़ जवाब भले ही दिया जा रहा हो, लेकिन एक गुस्सा जो अंदर लोगों का भरा हुआ है उसको निकालने के लिए लोगों को चाहिए कि कुछ बड़ा इस बार किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो हिम्मत हम बार बार देख रहे हैं, चाहे कितने भी कड़े फैसले लिए जाए, वो गीदड़ भभकियां जो बार बार निकलकर सामने आ रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे पास मिसाइलें हैं, हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास तमाम तरीके की जो ये धमकियां हैं, क्या आपको लगता है कि कौन कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हो सकती है जो उसको सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो बार बार आंख दिखाने को एक तरीके से उतारू है? देखिए ज्योति, इसके अंदर मेरा ये मानना है, इसके अंदर 2 चीजों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पहली भूमिका तो ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान आज नंगे भूखी हालत में है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के उसके मन में बड़ी टीस है कि भारत ने जिस तरीके से चंद्रमा के अनछुए भाग को कहीं ना कहीं फतह किया या विजय किया है। और उसके अलावा जिस तरीके से आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है और आज विश्व की महाशक्ति बढ़ने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि सन 1947 में हम भारत से जब अलग हुए थे तब एक ही समय दोनों देशों ने शुरुआत की थी। आज भारत कहीं का कहीं पहुंच रहा है और हम कटोरा लेकर के पूरे विश्व के अंदर घूम रहे। भारत कहीं ना कहीं यहाँ से रॉकेट लॉन्चर और चंद्रयान लॉन्च कर रहा है और हम यहाँ से केवल आतंकवादी लॉन्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके मन में वो टीस है। अब वो ये चाहता है कि मैं भारत को कहीं ना कहीं लड़ाई में ला करके भारत की विकास गति को कहीं ना कहीं मैं बाधित करूं। पाकिस्तान की एक तो ये मंशा, दूसरी जिस तरीके से चाइना या तमाम जो विश्व की जो जिसको कहते हैं जो विस्तारवादी शक्तियां हैं, वो भी ये चाहती हैं कि भारत कहीं ना कहीं जिस प्रगति से आगे बढ़ रहा है और जो मेक इन इंडिया के बाद में जिस तरीके से भारत के अंदर एक उत्पादन शुरू हुआ है, विदेशी इन्वेस्ट यहाँ पे आया, एफडीआई यहाँ पे आया और यहाँ पे जिस तरीके से विश्व का व्यापार या कहें कि एक्सपोर्ट भारत का बढ़ना शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं चाइना इस विश्व के अंदर सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ था, उसको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भारत को डिस्टर्ब करो। भारत को डिस्टर्ब करने के लिए पहले वो स्वयं सीमाओं के ऊपर तनाव बढ़ा रहा था, अब उसने कहीं ना कहीं जाकर के पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे प्रॉक्सी हमारे सामने खड़े कर दिए। तो आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि ये लड़ाई केवल आपको एक मोर्चे पे नहीं लड़नी है। ये जिस तरीके से प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत कहते थे कि भारत को जब भी लड़ाई होगी 3-2.5 मोर्चों पे लड़नी पड़ेगी, तो उस तरीके से आपको 2.5 मोर्चों की लड़ाई की आपको देख के चलना पड़ेगा। तो इसके अंदर पाकिस्तान की बहुत बड़ी, मुझे लगता नहीं है कि भारतीय सेना इस चीज से बहुत ज्यादा चिंतित है या भारत सरकार इस चीज से बहुत ज्यादा चिंतित है या भारतीय जनता इस चीज से बहुत ज्यादा चिंतित है। जनता, भारत चिंतित इस चीज से है कि पाकिस्तान तो केवल एक प्रॉक्सी है, एक कठपुतली है। इसके पीछे जो शक्तियां हैं, जो भारत का विकास, भारत की गति, भारत की जो समृद्धि को जो रोकना चाहती है, तो इसलिए
भारत कहीं ना कहीं युद्ध में फंसने से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जब जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जब युद्ध हमारे दरवाजे पे आकर के अगर हमें चुनौती देने लग जाए तो उसके बाद में तो रास्ता ही कुछ नहीं बचता। तो मेरा ये मानना है, लेकर के प्रभु का नाम और जिसको कहते हैं ना वीर हो गया वसुंधरा, ये चीज सोच करके अगर आप उसके ऊपर एक, मेरे हिसाब से सेना को जिस तरीके से सरकार ने खुली छूट देती, और सेना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस चीज की गुणा भाग लगा रही होगी कि उसको कहां से मारा जाए ताकि उसको दर्द ज्यादा महसूस हो, और जिसका घाव भी लगे और दर्द ज्यादा महसूस हो और उसकी आवाज कम आए। तो सेना कहीं ना कहीं इस गुणा भाग में लग रही है और आपको निश्चित रूप से निकट भविष्य में वो चीज आपको दिखाई भी देगी। बिल्कुल, लेकिन निरंजन जी, जैसे कि आपने कहा कि इसके पीछे बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले जब हमने सुना बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया या फिर ख्वाजा आसिफ ने जो भी कहा कि हाँ हम आतंक को पनाह देते हैं, और अभी से नहीं बल्कि 20-30 सालों से देते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देशों का नाम लिया कि हम इनको आतंकवाद सपोर्ट करते हैं, आतंकवाद के तौर पर सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसे बयान देकर उसने और देशों को भी अपने खिलाफ एक तरीके से निमंत्रण दे दिया है कि हमारे दुश्मन बन जाइए? देखिए ज्योति जी, ऐसा नहीं है कि भारत, क्योंकि डीएनए तो पाकिस्तान का डीएनए तो हमें पता ही है। वहां के जो नेता है, अभी आपने आज एक रिपोर्ट देखी होगी कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ जेल के अंदर उनका शारीरिक शोषण हुआ है, यानी कि उनके साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट सामने आ रही है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 65 वर्ष के 68 वर्ष के एक व्यक्ति, और जो वो भी उस देश के सर्वोच्च पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको कहीं ना कहीं जेल के अंदर ऐसी घटनाएं, तो आप ये मान के चलिए यहाँ पे बिलावल भुट्टो है या जो वहां के जो दरदारी परदारी या जितने भी जो वहां के जो ये भांड नेता हैं, इनके बोलने की क्या तो हम चर्चा करें, क्या इनके बोलने का महत्व है। इसलिए मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को समाचार सुर्खियों में रखने के लिए वो ऐसे कुछ बयान देते हैं जिससे उनकी पाकिस्तान के अंदर उनकी सारगर्भिता या पाकिस्तान की जनता के बीच में उनका चेहरा और उनकी जो चर्चा है वो चर्चा करते रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई बहुत, भारत के लिए वो कोई बहुत बड़े महत्वपूर्ण, हमारे लिए वो, मुझे ऐसा लगता है कि भाई हमें ऐसे लोगों की ना खबरें करनी चाहिए ना चर्चाएं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है निरंजन जी, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा की, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो आपकी आवाज में आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।